हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने सीरीज़ के फुल चैप्टर का समरी देखा था। बहुत छोटा-सा समरी था और सारे टॉपिक क्लियर किए थे मैंने, आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताई थी। तो आज हम लोग जो है लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक्चुअली इसमें 2 पार्ट है, एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इन दोनों के ही लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो आप लोगों को पता है वो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ही हमारे भारत का संविधान तैयार किया था। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को इस जो चैप्टर है इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, अलग-अलग वीडियो होगी। ज़्यादा चैप्टर बड़ा ना हो पाए वीडियो, इस वजह से मैं 2 वीडियो में कवर कराऊँगी। पहला पार्ट जो होगा फर्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो सेकंड वीडियो में मिलेगा। आई नो आप लोगों को बड़ा वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपके सुविधा अनुसार छोटा-छोटा करके 2 वीडियो बना दे रही हूँ। तो आज हम जो है पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बेसिकली इस पार्ट में क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जिन्हें समझा जाता है कि ये छोटे कास्ट से हैं, तो उनके पास ऐसा कोई छूट नहीं रहता है कि वो कोई भी अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसा जो खुद का कर सकते हैं। तो उनके साथ ऐसा कंडीशन रहता है कि वो जिस पार्टिकुलर कास्ट में जन्म ले लेते हैं, तो उन्हें जो उनके फोर फादर या फिर फादर जो काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उन्हें ही उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। वो चाह के भी अपना काम नहीं चेंज कर सकते हैं, चाहे उन्हें वो भूखे भी मर जाएँ, तो फिर उन्हें अपने काम चेंज करने की आज़ादी नहीं होती है। तो मेनली हम इसमें यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जो दलित या फिर निम्न लोग जो रहते थे, उनके साथ किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, किस तरह से उन्हें किसी भी चीज़ की अपनी आज़ादी नहीं होती थी। और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसमें हम एक आइडियल समाज कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे कि आइडियल समाज कैसा होता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उनके दृष्टि में, उनकी नज़र में एक समाज, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वहाँ पे लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि तुम ऊपर कास्ट के हो, तुम ऊँचे वर्ग के हो और तुम नीचे कास्ट के हो। तो यही मेनली दोनों चैप्टर में है। तो मैंने आप लोगों को थीम बता दिया, अब पढ़ने पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ बाबा भीमराव अम्बेडकर के सुप्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। तो जो ये पाठ है, इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, वो भाषण देने गए हुए थे। तो उनका जो सुप्रसिद्ध भाषण था, उसका नाम रख दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट से समझ में आ रहा है जाति, जाति, श्रम, विभाजन, जाति प्रथा। तो उसका एक हिंदी में रूपांतरण है। वो इंग्लिश में इस भाषण को दिए थे, तो इसका ये हिंदी में रूपांतरण है। जो लेखक ने जाति-पाति, तोड़क मंडल, लोहार के सन 1936 ईस्वी में वार्षिक सम्मेलन अक्षयसिंह भाषण के रूप में, लेकिन इनकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो जाति प्रथा या फिर जाति जो तोड़क मंडल थे, लोहार संघ के लोग थे, उनके बारे में मेनली ये भाषण था और ये 1936 ईस्वी में दिया गया था। इस सम्मेलन जो अध्यक्षीय सम्मेलन का भाषण अध्यक्षीय सम्मेलन था, तो उसमें इन्होंने वो भाषण दिया था। लेकिन जो इनका मिजाज था वो बहुत क्रांतिकारी था। उन्हें मतलब किसी को भी हो जाएगा, उन्हें इस बात का बहुत अधिक गुस्सा था कि जैसे और लोगों को जिस टाइप का प्रिविलेज मिलता है, जिस टाइप का उन्हें सब कुछ मिलता है, उनका सम्मान-मान, वैसे इन लोहार जो कास्ट था, इनको नहीं मिलता था। और ये जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो इसी कास्ट से बिलॉन्ग करते थे और उनके साथ भी इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। तो उनके अंदर जो है ना क्रांतिकारियों के अंदर जोश भर गया था, क्रांति की भावना भर गई थी कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? वो इस चीज़ को बदलना चाहते थे और इस वजह से उनके साथ बचपन से ऐसा होता आ रहा था, तो इस चीज़ को देखते-देखते परेशान हो चुके थे, बहुत थक चुके थे और उसके अंदर इतना जोश भर गया था, इतना क्रांतिकारी मिजाज के हो गए थे वो कि उनकी क्रांतिकारी दृष्टि को देखते हुए जो सम्मेलन था उसको स्थगित कर दिया गया था। लोगों ने कहा कि ये तो और समाज में क्रांति फैला देगा, इससे बहुत कुछ हानि होगी, बहुत लोगों का जो अपना दृष्टिकोण था उन्हें ये बदल सकता है, लोग के मन में क्रांति की भावना जगा देगा, तो इस वजह से उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इस पाठ में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक व राजनैतिक संगठन के जीवन यापन में समस्त भौतिक पहलुओं को ठोस परिप्रेक्ष्य में जाति प्रथा का समूलन उद्देशन की अनिवार्यता ठहराई है। तो इस जो पार्ट है इसमें हम मेनली इसमें जाति प्रथा के का बारे में वर्णन नहीं है। इसमें ये भी बताया गया है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का एक तरीका है। जाति प्रथा जाति किसी भी कास्ट का होने
को हक नहीं है कि अपना उसका रोज़गार उस पे थोपा जाए। उसे अगर मन नहीं है वो काम करने का, तो फिर भी किसी का उस पे हक नहीं बनता है कि वो अपना जो उसका रोज़गार है वो उस पे थोप दिया जाए। तो यही जो अवधारणा थी, धारणा बनी आ रही थी, इसको वो बदलना चाहते थे। वो किसी भी तरह सामाजिक, राजनैतिक संगठन बना के या फिर किसी भी अलग-अलग तरीकों से वो इस चीज़ को बदलना चाहते थे। क्योंकि वो आर्थिक कमी हो रही थी ना आखिर। बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, बहुत सारे हम भी जानते हैं, जैसे बहुत सारे निम्न वर्ग के लोग जो पेशे करते हैं उन्हें उन्हें क्या ही फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस चीज़ को वो बदलना चाहते थे और इसी वजह से वो इस भाषण को दिए थे। वो चाहते थे कि ये जातिवाद खत्म हो, जातिवाद हो, लेकिन इस तरह का जातिवाद ना हो कि किसी को किसी तरह से सप्रेस किया जाए, किसी तरह से उन्हें मजबूर किया जाए या फिर प्रताड़ना दी जाए, ये वो नहीं चाहते थे। तो इसी बात की अनिवार्यता उन्होंने ठहराई थी। साथ ही लेखक ने एक कल्पना भी की है, यानी कि उन्होंने बताया है कि एक उनकी दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो यही जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बस थोड़ा-सा बताया गया है कि किस तरह से है। यह विडंबना है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना होती जा रही है कि आज भी लोग जातिवाद करने से चूकते नहीं हैं। आज भी लोग जाति और धर्म के नाम पे एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें सप्रेस करते हैं, उन्हें बुरा-भला कहते हैं, उन्हें सोचते हैं कि ये बहुत निम्न वर्ग का है, ऐसा-वैसा। अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे 12th क्लास में हो तो। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो आधुनिक जो समाज है, सभ्य समाज जो है, वो ये सोचता है कि कार्य कुशल मतलब कि सही तरीके से कार्य होने के काम होने के लिए श्रम का विभाजन होना आवश्यक है, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर आवश्यक नहीं है। अगर कोई इंसान किसी कार्य में निपुण है, तो वो उसकी कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए कि वो उस कार्य में कर सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें इस जाति के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा और कोई भी चीज़ किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेखक ने बताया है कि जो जाति प्रथा है वो ही श्रम विभाजन का ही रूप है, लेकिन दोनों को एक तरह से देखा जाए तो उसके पहलू में बहुत अंतर है। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन करना ये गलत है, कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन करना ये सही बात है। लेखक ने श्रम विभाजन को सभ्य समाज के लिए आवश्यक माना है, लेकिन यह भी बताया है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। तो लेखक ने ये भी बताया है कि श्रम विभाजन जो है वो सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्रमिक जो होते हैं उन्हें निम्न और उच्च वर्ग के आधार पर विभाजित कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें जाति प्रथा के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके कार्य के आधार पर विभाजित करना चाहिए। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में ही बांट देती है। तो उन्होंने भारत के बारे में, पार्टिकुलर हमारे भारत देश के बारे में बताया है कि यहाँ की जो जाति प्रथा है ये श्रम का विभाजन नहीं करती है, बल्कि ये लोगों को ही बांट देती है। कोई उच्च कोटि का हो जाता है, कोई नीच कोटि का हो जाता है, एक दूसरे में विभाजन करती, अस्वाभाविक विभाजन कर देती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे किसी में भी सब ह्यूमन बीइंग्स है, किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भारत की जो जाति प्रथा है वो लोगों का ही विभाजन कर देती है, अस्वाभाविक विभाजन कर देती है, उच्च-नीच में बाँट देती है। तो ये उन्होंने चिंता व्यक्त की है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा जो है वो इतनी एक बड़ी विडंबना है हमारे देश में। वो जन्म से होने से पहले ही हमारे पेशे का निर्धारण कर देती है कि ये बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन अगर ये है लुहार है तो लोहे का ही काम करेगा, कुम्हार है तो मिट्टी के घड़े ही बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं रहता है। इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बंधे रखती है। तो विभाजित तो कर देती है, उसके साथ उन्हें आजीवन उसी कार्य को करना पड़ता है। उन्हें इस बात की छूट नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से कार्य को बदल सकें। आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता है। तो आधुनिक युग जो हम लोग का मॉडर्न ज़माना चल रहा है, इसमें भी लोग अपनी मर्जी से कार्य, अपना पेशा नहीं बदल सकता है। विकास हो रहा है, इस कारण वो अपना पेशा नहीं बदल सकता। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे मनुष्य कितना भी कार्य में दक्षता प्राप्त क्यों ना हो। तो हिंदू धर्म एक पार्टिकुलर धर्म की बात की जा रही है और सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ हिंदू धर्म की बात की जा रही है कि ये इस धर्म में तो इंसान जाति प्रथा
को छोड़ के अपना कोई भी पैतृक पेशे को छोड़ के किसी भी अन्य पेशे को चुनने की कोई अनुमति उनके पास नहीं रहती है। चाहे वो पेशा उन्हें पैसे दे या ना दे, चाहे वो पेशे में वो एकदम दक्ष क्यों ना हो, उन्हें दक्षता प्राप्त क्यों ना हो, उन्हें इसकी अनुमति नहीं है कि आप अपना पेशा बदल के दूसरा कार्य करें। उन्हें जो मिल गया है बचपन से ही, उन्हें जन्म से पहले ही उन्हें जिस चीज़ का निर्धारण कर दिया गया है, उन्हें वही काम करना है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। हम सब जानते हैं लोग किस तरह नौकरी दर भटक रहे हैं। आजकल लोग खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोगों के पास इतने पैसे पूंजी नहीं होती है कि खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग भूखे मरने की हालत आ गई है। गरीबों के पास तो ना ढंग के कपड़े होते हैं, ना पैसे होते हैं कि वो अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकें, और ना ही उनके पास कोई प्रिविलेज मिल रहा है। आजकल तो फिर भी कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही ज़्यादा कमी है। अभी तो बस समझिए कि 20% ही काम सरकार की तरफ से हो रहा है, और बेरोजगारी का बढ़ता देखकर लग रहा है कि ये किसी काम का नहीं है। गरीबी और शोषण के साथ अरुचिपूर्ण कार्य करने की व्यवस्था निरंतर गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो जो बेरोजगारी है उसके साथ गरीबी और शोषण जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उस तरह से इंसान विवश हो जा रहा है कि वो जो कार्य पसंद नहीं है, रुचिपूर्ण कार्य करने के लिए विवश हो जा रहा है, जो उन्हें नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो गरीबी और शोषण की वजह से मजबूरी में उसे वो कार्य करना पड़ रहा है। समाज में जाति प्रथा आर्थिक सहायता भी पैदा करती है। तो जो जाति प्रथा है वो हमारे समाज में आर्थिक असहायता भी पैदा करती है। लोगों में एक तो आर्थिक कमी हो रही है, ऊपर से डिफरेंस भी क्रिएट कर दे रही है ऊंच नीच का। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है। तो ये मनुष्य की रुचि और प्रेरणा को बिल्कुल ख़त्म करती चली जा रही है। उन्हें अपने आप के बारे में सोचने का कोई हक ही नहीं दे रही है। उन्हें एक तरह से थोपा जा रहा है कार्य कि हाँ, आपको यही करना है, आपके पास कोई खुद की क्षमता होते हुए भी आप कार्य नहीं कर सकते हो। तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना दे रही है। मनुष्य अब जब अपनी मर्ज़ी से कोई कार्य कर ही नहीं सकता, तो उसका माइंड डेवलप होगा कैसे? उसके पास उसके माइंड में एक ही चीज़ बैठ गया है कि तुम्हें यही करना है, चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ आए या ना आए, तुम किसी कार्य में कुशल रहो या ना रहो, तुम्हें करना है यही। तो लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है जहाँ व्यवस्था स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगी। तो लेखक एक समाज की कल्पना करते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो एक ऐसा समाज की कल्पना करते हैं जहाँ की व्यवस्था स्वतंत्रता यानी कि सभी स्वतंत्र होंगे, समता यानी कि सभी समान होंगे, और भाईचारे यानी कि सभी एक-दूसरे को भाई मानेंगे, कोई एक-दूसरे का गलत या बुरा नहीं चाहेगा। तो उस पे आधारित होगी वो समाज। इस समाज को इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होगा। तो ये समाज जो जिसकी वो कल्पना कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा गतिशील होगा कि अगर छोटा-सा ही बदलाव आता है, छोटी-सी भी चेंज होती है, तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक सब उससे प्रभावित होंगे। अगर छोटा-सा भी कुछ अच्छा चीज़ होता है, तो वो सबके लिए होगा, और छोटा-सा भी कुछ बुरा चीज़ होता है, तो वो भी सबके लिए होगा। समाज में सभी हितों में सबका हिस्सा होगा। समाज में जितने भी हित होंगे, जितने भी अच्छे कार्य होंगे, जितने भी कार्य लोगों के लिए लाभकारी होंगे, उसमें सभी का हिस्सा होगा, किसी एक के लिए या फिर किसी एक पार्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होगा। साथ ही लोगों को अपने हितों के लिए सजग रहना पड़ेगा। तो इसके साथ-साथ लोग अपने बारे में सोचना होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, इसके लिए उन्हें खुद सजग रहना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क बनना पड़ेगा। लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया है। तो सामाजिक जीवन का अबाध संपर्क रखना पड़ेगा, यानी कि उन्हें खुद से देखना पड़ेगा कि समाज में जीवन उन्हें किस प्रकार जीना है। उन्हें अपनी लाइफ़ को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, उन्हें किस तरफ जाना है, क्या चीज़ उनके लिए लाभकारी है और क्या उनके लिए हानिकारक है, ये सब उन्हें एक समाज का एक अंग बनना पड़ेगा। तो लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया है। लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है। लेखक ने समाज में बताया है कि समता यानी कि सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए, सब लोग एक जैसे होने चाहिए। हालाँकि राजनेता का सम्मान समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ और क्षमताओं के आधार पर वांछित अलग-अलग
व्यवहार स्वयंभव नहीं हो सकता है। तो हालाँकि ऐसी बात तो ये है ही कि अगर लोगों की क्षमता और आवश्यकताओं के आधार पर उनका अलग-अलग व्यवहार संभव न है, मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि सब अलग-अलग कास्ट के हैं तो उनके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मानवता की दृष्टि से समाज को 2 वर्ग में नहीं बाँटा जा सकता है। तो लेकिन मानवता तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को 2 वर्गों में नहीं बाँटा जा सकता है। मानवता इंसान, तुम भी मानव हो, हम भी मानव हैं, हम दोनों में किसी चीज़ का डिफ़रेंस नहीं हो, तो इस बेसिस पे हम एक-दूसरे को क्लासिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आगे क्या है? समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ व्यावहारिक भी आवश्यक है। तो समता जो है, यानी कि इक्वलिटी जो है, वो काल्पनिक जगत, इमेजिनेशन जो वर्ल्ड है, उसकी वस्तु के साथ-साथ वो व्यवहार के लिए भी आवश्यक है। उतना ही उन्हें, मतलब रियल में होना चाहिए। जिस तरह का है उस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो कल्पना भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया है कि समता पे और स्वतंत्रता पे हमारा समाज आधारित होना चाहिए, तो वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आज भी दलित दलित ही रह जाएँगे और उच्च वर्ग के लोग हमेशा उनको सप्रेस करेंगे, उनसे काम निकलवाएँगे अपना, और उन्हें उस हिसाब से ट्रीट भी नहीं किया जाएगा। समता ही किसी राजनेता का व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। तो समता यानी कि समानता ही जो है एक राजनेता तो आप जानते ही होंगे, उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। अगर वो इंसान किसी को बराबर दृष्टि से नहीं देखता है, तो उसके चांसेस कम हो जाएँगे कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में या नेक्स्ट चुनाव में कभी जीत पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि उच्च कोटि से ज़्यादा निम्न कोटि के वर्ग भारत में हैं। तो इस वजह से अगर उच्च कोटि पे वो ज़्यादा ध्यान दें के चांसेस कम हो जाएँगे। लेकिन अगर निच्च कोटि पे ध्यान देता है, तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो अगर उस पे वो ध्यान देता है, उनमें बदलाव लाता है, तो उसमें उसके जीतने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो समता है, वो राजनेता की व्यवहार की एकमात्र कसौटी है, जिस पे वो हमेशा खरा उतरना चाहिए, तभी कोई राजनेता आइडियल कहला सकता है। तो इसके साथ ये वाला जो पार्ट है, वो तो हम खत्म कर चुके हैं, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ समझा दिया है। आप लोग को समझ नहीं आया, 1-2 बार और देख लेना अच्छे से, सब कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा आप लोग को। और मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से लिख पाओगे। आप लोग को फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं सर्च करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूँगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मुझे सपोर्ट करो। मैं भी आप लोग को उसी तरह सपोर्ट करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।